गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार है। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते सेशन की तरफ देखते हैं आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट जारी की। यानी वर्तमान में अगर देखा जाए तो हिम तेंदुओं की संख्या के बारे में कि तो टोटल संख्या कितनी है हिम तेंदुओं की, तो इसकी संख्या है टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो 718। ओके, इसकी ओवरऑल संख्या कितनी है? 718। इतनी ओवरऑल कितनी है संख्या? 718। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे अधिक संख्या कहाँ की है? सबसे अधिक संख्या यह है लद्दाख में। ओके, सबसे अधिक कहाँ है? लद्दाख में। अप्रोक्स कितना है? 477, यानी सर्वाधिक संख्या यहाँ है। इसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तराखंड है, उत्तराखंड थर्ड नंबर पर है। उत्तराखंड सेकंड नंबर पे कितने हैं? 124 नाउ। एंड सबसे कम की अगर बात की जाए कि सबसे संख्या कम कहाँ है, तो सबसे कम है आपके जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर यहाँ पर संख्या सबसे कम है। कितनी है? 9 है। ओके, तो ये आंकड़ा याद रखना है। फर्स्ट पोजीशन पर लद्दाख है, सेकंड पोजीशन पर उत्तराखंड है, सबसे कम आपका जम्मू कश्मीर में है एंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर एक बार आप लिख ले थर्ड पोजीशन, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हम देखते हैं तो थर्ड में भी कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। तो कितना क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जहां पर संख्या कितनी देखी जा रही है? 51 है यहाँ पर संख्या। 51, 124 एंड 477 ये हो गई आपकी ओवरऑल हिम तेंदुओं से संबंधित रिपोर्ट। इसके रिगार्डिंग अगर हम हिम तेंदुओं को देख रहे हैं तो क्यों ना हम बाघों की संख्या भी देख लें कि वर्तमान में कितनी है। ध्यान रखिएगा अगर पूछा जाए कि एक्स्ट्रा एडिशन जो आपकी है एडिशनल इंफॉर्मेशन में ध्यान रखेंगे बाघों की संख्या, बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 3167। और सर्वाधिक अगर बात की जाए, सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है? MP में है। अप्रोक्स कितनी है? 785 सर्वाधिक। और सेकंड पोजीशन पर फिर आपका कर्नाटका हो गया, थर्ड उत्तराखंड हो गया। एक रिपोर्ट और भी आई थी कि बाघों की संख्या में भी काफी डेथ हो रही है बाघों की, उसमें सर्वाधिक कौन सी है? बाघों की अगर डेथ की बात की जाए यानी बाघों की मृत्युओं की बात की जाए, बाघों की मृत्यु में सबसे टॉप कहां पर है? महाराष्ट्र। सबसे अधिक डेथ यहीं पर हुई है महाराष्ट्र में, है ना। अप्रोक्स कितनी? 52 बाघों की डेथ हो गई है। फर्स्ट पोजीशन पर है। सेकंड में आपका MP आता है। MP आपके सेकंड में है जहां पर आप देखेंगे अप्रोक्स 45 बाघों की जो है डेथ हुई है। तो ये हो गई आपकी रिपोर्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। INS निरूपक को विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है। नाउ क्या नाम दिया गया है? INS निरूपक। देख लेते हैं इसे। INS निरूपक नाम ध्यान रखेंगे। इसको क्या कर दिया गया है? विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में। इसे शामिल कब किया गया था? बस इतना ध्यान रखना है। इसे शामिल कब किया गया था? इसे शामिल किया गया था। शामिल कब हुई थी ये? क्योंकि सेवा मुक्त किया गया है तो शामिल कब हुई थी? 14 अगस्त 1985। यानी अप्रोक्स देखा जाए तो 38 इयर्स अप्रोक्स के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। लद्दाख खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण के पहले भाग की मेजबानी के लिए तैयार है। ओके, तो सबसे पहले इस इमेज में यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जो इमेज दी गई है खेलो इंडिया, ठीक है, कौन सा संस्करण है? 4th है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 4th एडिशन है, इसको ध्यान रखना है। नाउ कहां पर किया जा रहा है? लद्दाख के ये लेह में किया रहा है, लद्दाख के लेह में। और कब से? चूंकि 4th एडिशन है, कब से आयोजित किया जा रहा है? 2 Feb से लेकर 2 Feb to 6 Feb ओके तक यह आयोजित की जाएगी, आयोजित की जाएगी। ओके, डेट मेंशन हो गई। नाउ और इसमें अप्रोक्स ये ध्यान रखना है कि 16 स्टेट्स के करीब लगभग कह सकते हैं 600 एथलीट्स इसमें क्या करेंगे? पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बस इतनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। सतनाम सिंह संधू को राजस्थान सांसद मनोनीत किया गया है। ठीक है, ये है कौन? कौन है ये सतनाम सिंह संधू? तो सबसे पहले तो हेडलाइन को ध्यान रखेंगे कि सतनाम सिंह संधू ये क्या है? एक शिक्षाविद हैं। ठीक है, सबसे पहले इनके बारे में ध्यान रखें, ये एक शिक्षाविद है।
ओके चलिए, अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। ओके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, तो इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे कि एक शिक्षाविद तो है ही, इन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना किया था, ठीक है। और चूंकि इसे ये भी माना जाता है इस चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में कि 2023, ठीक है, 2023 में इसे एशिया में अगर निजी विश्वविद्यालय देखा जाए, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए एशिया का, तो इसमें इसको पहला स्थान दिया गया है एशिया के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। ओके यूनिवर्सिटीज में इसे, यानी किसको, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को कौन सा स्थान दिया गया है, फर्स्ट पोजीशन दिया गया है। फर्स्ट पोजीशन दिया गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को इन एशिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है इनके रिगार्डिंग। नाउ अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि राज्यसभा में उनको सांसद मनोनीत किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ फीचर्स यहाँ पे भी, कुछ इसकी स्पेशलाइजेशन या विशेषता यहाँ पे भी दी गई है, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता भी है पॉलिटी में, तो थोड़ा सा आप उसे मेंशन कर लें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ओके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति को इतनी अधिकार है, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति किन किन क्षेत्रों से, तो एक हो गया कला, दूसरा है साहित्य। ओके साहित्य हो गई, कला, साहित्य, यहाँ पर विज्ञान लिख लें, विज्ञान लिख लें, है ना। इसके अलावा सामाजिक सेवाओं, सामाजिक सेवाओं में, है ना, योगदान के लिए, ये योगदान ब्रैकेट में कर ले इस, यानी ये कितने क्षेत्र हैं, कला हो गया, साहित्य हो गया, आर्ट हो गई, लिटरेचर हो गया एंड साइंस हो गई, प्लस आपका एक हम कह सकते हैं कि सोशल सर्विस, इसमें योगदान के लिए अगर कोई व्यक्ति इसमें योगदान देता है तो इन क्षेत्रों के योगदान के लिए 12 सदस्यों, ठीक है, 12 सदस्यों यानी मेंबर्स को इन सभी में, ठीक है, योगदान देने वाले व्यक्ति को 12 सदस्यों को क्या करता है, 6 ईयर्स के लिए, 6 साल के लिए राज्यसभा में राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो मनोनीत कर सकता है। कितने के लिए, 6 ईयर्स के लिए क्या कर सकता है, अनुसार राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको नामांकित या मनोनीत, ओके मनोनीत कर सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नामांकित या मनोनीत या नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। नाउ ये हो गई। दूसरा स्पेशलाइजेशन है, दूसरी विशेषता क्या है, दूसरा देखेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि आपकी जो चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची, यानी अगर चौथी अनुसूची यानी आर्टिकल 41, ओके, एवं आर्टिकल 82, ये दो 41 आर्टिकल के अनुसार राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है। किसके तहत है, तो इसी के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति जो है प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो यह एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये तो चलिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन है ही कि सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। कभी कभी बेसिकली वो सेक्टर को पूछ लेता है, एरिया को पूछ लेता है, तो एरिया आपका कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके योगदान के लिए कितने हैं, तो 12 मेंबर्स को ये मनोनीत कर सकता है 6 ईयर्स के लिए। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है किस आर्टिकल के तहत, तो चौथी अनुसूची यानी आर्टिकल 41 एंड 82 के तहत दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। तन्मय अग्रवाल ने रणजी मैच में हैदराबाद के लिए 147 गेंदों में सबसे तेज प्रथम श्रेणी 13 शतक बनाया। आखिर ये है कहाँ के, तन्मय अग्रवाल, तो ये तन्मय अग्रवाल किसके लिए है, हैदराबाद के लिए इसने किया है, ठीक है। किसको हराया है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को इसने क्या किया है, हराया है। अरुणाचल प्रदेश को इसने डिफिटेड टू अरुणाचल प्रदेश। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। हार्पर कॉलिंस ने कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ का प्रकाशन है। हार्पर कॉलिंस ने कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ का प्रकाशन, यानी इस पे हम ये कह सकते हैं कि इस जो बुक आप देख रहे हैं कश्मीर ट्रेवल्स, यहाँ पे जो बुक जारी की गई है कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, ठीक है, इसका प्रकाशन जो किया गया है, तो इसमें नाम यहाँ पे रखेंगे, ध्यान रखेंगे, रोमेश यहाँ पे नाम रोमेश भट्टाचार्य, ओके, रोमेश भट्टाचार्य।
इनके द्वारा इस बुक का क्या किया गया है, प्रकाशन जो है, जो बुक को जो राइटर हैं वो ये हैं, ठीक है। प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, हार्पर कॉलिंस के द्वारा। नाउ एक्चुअली इन्होंने क्या किया है, एक हम कह सकते हैं कि पूरे कश्मीर पे बेस्ड, हम लोग क्या कश्मीर को किस नज़र से देखते हैं, एक आतंकवादी, वहाँ पर हमेशा गतिविधियाँ रहती है, आतंकवादियों का गतिविधियाँ है, आतंकवाद क्षेत्र, कुछ ऐसा मानते हैं। लेकिन इन्होंने इस बुक में ये भी कहा है कि केवल आतंकवाद के नज़रिए से ही ना देखें, इसमें ये भी देखें कि यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी यानी हरा भरा है, यहाँ का काफ़ी सुहावना वेदर है, मतलब ओवरऑल इसकी प्रकृति के बारे में भी इन्होंने वर्णन यहाँ पर किया है। चलिए नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। आईएमएफ का 2026 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 6.5% है। 2026 यानी 2025-26, 25 भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा, 2025-26 के लिए 6.5% है। लेकिन अगर बात की जाए कि चालू वर्ष के लिए भारत की जीडीपी को कितना कर दिया, 6.7% कर दिया गया आईएमएफ, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं आईएमएफ को। ओके, आईएमएफ कितना बताया है इसने बताया है 6.7%। तो कितना से पहले कितना था इसको, कि उसको बोला गया है कि बढ़ाकर किया गया है, इसे क्या कर दिया है, बढ़ाकर कर दिया गया है। तो बढ़ाकर कितने से बढ़ाकर कर दिया गया है, पहले ये कितना था, यहीं पे चलिए लिख लेते हैं। पहले वृद्धि दर कितनी थी, 6.3% थी, इसको यहीं पर मेंशन कर ले, ठीक है। पहले कितनी थी, 6.3%, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 6.7% कर दिया गया है। नाउ अब बात आती है आईएमएफ को लेकर के। तो आईएमएफ के बारे में ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे आईएमएफ की स्थापना कब की गई थी, इन 1945, ओके। एंड इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी इसकी हेडक्वार्टर हो गई। नाउ ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कभी कभी फुल फॉर्म भी है, उसको ध्यान रख लीजिएगा, क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके, आईएमएफ को लेकर के। चलिए इसके अलावा अगर बोला जाए कि जीडीपी, खैर इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है 6.5%, तो केवल इतना ध्यान रखिएगा। नाउ अब बात आती है, चूंकि जब हम लोग आईएमएफ को देख रहे हैं तो वर्तमान में हमारा जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, इसको भी एक बार गो थ्रू हो जाए। रेपो रेट अगर वर्तमान में देखा जाए, रेपो रेट कितना है वर्तमान में, तो 6.5%। रिवर्स रेपो रेट की बात की जाए, रिवर्स की, तो कितना हो जाएगा यह 3.35%, 3.35%, CRR 4%, SLR 18%, बैंक रेट प्लस MSF इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 3.3, ये हो जाएगा 6.75%, ठीक है, 6.75%। तो इसको भी जरा आप ध्यान रखेंगे, ओके। और ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास एडीबी ने कितना कहा, आईएमएफ कितना है, आरबीआई की क्या रिपोर्ट है कि हमारी जीडीपी कितनी है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ किस रेशियो से बढ़ रहा है, इस पे भी एक क्वेश्चन आता है, ओके। 2 पॉइंट्स हमें और ध्यान देना है, किसी और क्लास में बताऊंगी कि अन्य, जैसे कि आईएमएफ कितना बता रहा है, आईएमएफ का हम लोग ने देखा कि जीडीपी चालू वित्त वर्ष के लिए कितना बता रहा है, ये 6.7%, इसने 6.3% को बढ़ा करके 6.7% किया है। इसके अलावा आरबीआई क्या बोल रहा है, ठीक है, आरबीआई को देखना है। वर्ल्ड बैंक देख लेंगे, हालांकि मैं करवा चुकी हूँ क्लास में, एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा वर्ल्ड बैंक कितना बोल रहा है, एडीबी की क्या, एडीबी कितना बता रहा है, ठीक है, फिचिंग रेट्स कितनी बता रही है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी है, किसी और दिन क्लास में इसको मैं करवा दूंगी। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यों के ARDB, ओके, राज्यों की क्या दी गई है, ARDB और RCS कार्यालयों के लिए। अब हमें देखना है कि आखिर ये ARDB है क्या। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, किसके द्वारा है, अमित शाह जी के द्वारा राज्यों के ARDB और RCS कार्यालयों के लिए कंप्यूटरीकरण योजना जो है शुरू की गई है। कंप्यूटराइज्ड अगर हो जाती तो चीजें काफी पारदर्शी हो जाती है ना, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ओके। इसके लिए क्या किया गया है, नाउ आखिर ये ARDB क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले किस चीज का इनको दिया गया है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है, ARDB, ओके। क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लें, एग्रीकल्चर एंड रूरल, क्या है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ओके। यानी अगर इसे हिंदी में लिखा जाए तो कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कृषि और
ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, यही है। ओके, इसमें क्या कर दिया गया है, कंप्यूटराइज्ड कर। इससे क्या होगा, कृषि और ग्रामीण, तो किसानों के लिए सुविधा हो गई है। नाउ नेक्स्ट कौन सा वर्ड दिया गया है, एआरडीबी के अलावा नेक्स्ट दिया गया है आपका आरसीएस। आरसीएस यानी रजिस्टर, सॉरी, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी इसे हिंदी में लिख सकते हैं आप सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार। ओके, ये हो गया। अब इन दोनों के लिए चूंकि क्या की गई है, एक कंप्यूटरीकरण योजना जो है शुरू की गई है, तो इसके लिए ओवरऑल अगर बात की जाए बजट की, तो कितना इसका बजट रखा गया है। इस योजना के लिए जो बजट रखी गई है वो बजट है आपकी 225 करोड़ रुपए की। ओके, 225 करोड़ की, जिसमें आप देखेंगे कि 190 करोड़ अप्रोक्स, हाँ कितना आ जाएगा इसमें, 120 करोड़ है ये, ठीक है। 120 करोड़ किसके लिए है, आपके किस योजना के लिए, तो एआरडीबी के लिए। एंड आरसीएस के लिए कितना हो जाएगा, 95 करोड़। ओके, अगर इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 225 करोड़ रुपया जो है इस योजना पर खर्च जो है की जा रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, मैंने भी बताया कि चूंकि इसका संबंध किससे है, यह है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से है। दूसरा क्या है, एक सोसाइटी है, सहकारी समिति, तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो जाएगा। नाउ वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत ने 93rd स्थान जो है हासिल किया है। चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है, सबसे पहले यहाँ हम लोग आते हैं और हेडलाइन में देखते हैं वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत ने इतना स्थान जो है हासिल किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट। ओके, इंडिया की रैंकिंग कितनी बताई गई है, इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इंडिया की रैंकिंग है 93rd। और अगर कभी कभी क्या करता है आपके एग्जाम में स्कोर पूछ लेता है, स्कोर, तो 39 स्कोर को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 39 स्कोर और रैंकिंग ये है, ये आप इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 39 क्या है आपकी स्कोर है एंड 93rd है ये। ओके, नाउ बात की जाए अगर 2022 में रैंकिंग कितनी थी, 2022 में यह रैंक थी, चूंकि अभी 93rd है तो उस समय में 85 थी, ठीक है, 85th थी। एंड स्कोर की बात की जाए तो 40 स्कोर था, ठीक है, 40 स्कोर। एक्चुअली इसका पैमाना देखते कैसे हैं, इसका पैमाना देखने का तरीका ये है कि 0 से लेकर के 100 तक का पैमाना है यहाँ पर, 0 to 100। ओके, इस पैमाने पे ये आधार है 0 to 100। यहाँ पर 0 को क्या माना गया है, अत्यधिक भ्रष्ट माना गया है, ठीक है। कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है, तो अत्यधिक भ्रष्ट माना गया है। एंड 100 जो है ये बहुत साफ है, बहुत साफ है, ठीक है, यानी इसे बेस्ट माना गया 100 को, और इसे 0 को खराब माना गया, कहने का मतलब ये है। नाउ अब ये तो हो गई पूरी 93rd रैंक इंडिया को दिया गया है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है, फर्स्ट पे कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट में आपका कौन सा हो गया, डेनमार्क, फिनलैंड सेकंड पे है, एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। ओके, ये 3 कंट्री के नाम। और सबसे खराब स्थिति किसकी है, यमन की है, सबसे खराब स्थिति यमन की है। ओके, सबसे खराब स्थिति यमन की है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट पे आते हैं, क्या है 2024-25 के लिए यूनेस्को टैग के लिए भारत की तरफ से नामांकन मराठा सैन्य परिदृश्य। ओके, नाउ सबसे पहले अब जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, 2024-25 के लिए यूनेस्को टैग के लिए भारत की तरफ से नामांकन मराठा सैन्य परिदृश्य देख लेते हैं क्या है ये, किसके तरफ से दिया गया है, ये यूनेस्को की तरफ से, यूनेस्को टैग, ठीक है, भारत की तरफ से कौन सा है, मराठा सैन्य परिदृश्य का नामांकन किया गया है, किसके लिए, 2024-25 के लिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पर वर्तमान में हमें ये देखना है यूनेस्को को लेकर के। सबसे पहले यूनेस्को, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई 1945। फर्स्ट पॉइंट तो ये ध्यान रखें। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका पेरिस,
ठीक है, पेरिस इसकी हेडक्वार्टर हो गई, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं कि यूनेस्को में वर्तमान में कितने स्थलों को एक शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल में। ठीक है, तो भारत में वर्तमान में अगर देखा जाए यूनेस्को में, तो भारत में कितने स्थल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है भारत में। तो भारत में 42 को क्या बोला गया है, विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, और इस 42 में से अगर आप देखेंगे तो क्या है, 34 क्या है आपके सांस्कृतिक स्थल है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है सांस्कृतिक स्थल, ये ध्यान रखेंगे। 7 क्या है आपका प्राकृतिक स्थल है, प्राकृतिक स्थल है। एंड एक क्या है आपका, एक जो है यह मिश्रित स्थल है, यानी दोनों मिक्स्ड है, इसमें सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। अब बात आती है मराठा सैन्य प्रदेश को किसमें लिया गया है, तो इसको शामिल किया गया है सांस्कृतिक संपत्ति में। ओके, इसको किसमें शामिल किया गया है, सांस्कृतिक संपत्ति में। क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है संभव क्वेश्चन इस पे बने हुए हो। ओके, तो ये ध्यान रख लेंगे। और चूंकि हम लोग ये कहाँ पर है, मराठा की अगर बात की गई, मराठा सैन्य प्रदेश की, तो कहाँ पे होगी, जाहिर सी बात है ये कहाँ होगा, महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र में होगा, है ना, महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल अभी यहाँ पे 2 पॉइंट्स और बनते हैं कि चूंकि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि 42 जो विश्व धरोहर स्थल है, उनमें से जो 41वां है। ठीक है, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे कि महाराष्ट्र में क्या है आपका, मराठा सैन्य प्रदेश के नामांकन की बात की गई। अब महाराष्ट्र में टोटल कितने हैं, 6 स्थल हैं जिसको कि यूनेस्को टैग दिया गया है। महाराष्ट्र के कितने स्थलों को, 6 स्थलों को क्या कर दिया गया है, यूनेस्को टैग दिया गया है। 6 स्थलों को क्या किया गया है, यूनेस्को टैग जो है दी गई है, 6 स्थलों को यूनेस्को टैग। हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि वो स्थल कौन कौन से हैं, बस इतना ध्यान रखना है चूंकि मराठा का दिया गया है सैन्य, तो ये पूछ सकता है सेकंड स्टेटमेंट वाइज अगर पूछेगा तो वहां पे ये आ सकता है। ठीक है, जिसमें से कि 5 सांस्कृतिक हो गए और 1 आपका प्राकृतिक हो गया। यहाँ पे बस आप इतना मेंशन कर ले, जिसमें से 5 क्या है सांस्कृतिक है और 1 क्या है आपका प्राकृतिक है, प्राकृतिक है यानी नेचुरल है। बस इतने इंफॉर्मेशन का यहाँ ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे, जैसे 41वां अगर पूछा जाए कौन सा है, तो हो जाएगा शांति निकेतन। एंड 42वां कौन सा है, 42वां कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा कर्नाटका का आपका होयसला मंदिर। होयसला मंदिर कहाँ की है यह, कर्नाटक की, कर्नाटक की। बस इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण है। नाउ कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन, कम टू द अनदर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। नीदरलैंड ने FIH हॉकी यानी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, है ना, FIH यानी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ में 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण जीता। किसने जीता है, नीदरलैंड ने जीता है। इसने हराया किसको है, भारत को हराया है। इसने किसको हराया है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, है ना, किसको हराया है इसने, भारत को हराया है, भारत को इसने हराया है, भारत को, ठीक है, हराया है इसने। नाउ और इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन जो किया गया था ओमान में किया गया था। आयोजन कहाँ किया गया है, ओमान, मस्कट में इसका आयोजन किया गया है, मस्कट में, ठीक है, आयोजित किया गया है। तो इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इंसानों में पहली ब्रेन चिप एलन मस्क की न्यूरोलिंक के द्वारा प्रत्यारोपित की गई है। सबसे पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स को यहाँ समझ लें। इंसानों में पहली ब्रेन चिप, एक्चुअली ये ब्रेन चिप जो है कैसी है, वायरलेस चिप है, ये वायरलेस कंप्यूटर चिप। सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन यह क्या है, वायरलेस कंप्यूटर चिप है ये, ठीक है, कंप्यूटर चिप है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यह कंप्यूटर चिप जो है वायरलेस तो है ही, इसे क्या किया गया है, बोला गया है न्यूरोलिंक। अब न्यूरोलिंक क्या है, तो न्यूरोलिंक आपकी एक क्या है, एलन मस्क की है यह, न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी की कौन सी है यह न्यूरोलिंक, किस कंपनी की, न्यूरो टेक्नोलॉजी, न्यूरो टेक्नोलॉजी की कौन सी है, न्यूरोलिंक स्टार्टअप, स्टार्टअप जिसकी
शुरुआत कब हुई थी? 2017 में हुई थी, जिसमें एलन मस्क ने भी करीब 10 करोड़ अपना खुद का भी इसने इन्वेस्ट किया है। 2017 में इसकी स्टार्ट की गई, ठीक है। अब इसे क्या किया गया है? पहली ब्रेन चिप है जो एलन मस्क की। इससे होता क्या है? वायरलेस कंप्यूटराइज्ड चिप है, तो इसे सर्जरी के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसे ब्रेन में फिट किया जाता है या लगाया जाता है, ओके, या ट्रांसप्लांट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको क्या कहा सकता है? ट्रांसप्लांट। यानी किस प्रकार का है? जो कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स 5 सिक्कों के आकार का डिवाइस, ठीक है, यानी 5 सिक्कों के आकार का, ठीक है, सिक्कों के आकार का ये डिवाइस है, ठीक है, जिसे क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांट किया जाता है ब्रेन में। आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, इमेज भी शो हो रही है, एक जस्ट चिप जैसे आप देखते हैं राउंड सिक्का कैसा होता है, कॉइन्स कैसा होता है, तो उस तरह से ये इसको जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके 5 सिक्कों के आकार का है, ओके। नाउ अब इसको मस्तिष्क के अंदर रख दिया गया, ठीक है। इससे फायदा क्या क्या हो सकता है? इससे क्या क्या फायदा हो सकता है? ध्यान रखिएगा कि जो लकवा के मरीज होते हैं, है ना, लकवा के मरीज का क्या होता है? सुन्न हो जाता है, कुछ काम नहीं करता है, लेकिन उसके लिए भी ये मददगार साबित हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे किन किन मतलब ये कह सकते हैं कि किस किस टाइप के मरीजों को ये फायदा दे सकता है। तो फर्स्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लकवा, जो लकवा के पेशेंट है, लकवा रोगी को ये मदद कर सकता है, ठीक है, लकवा रोगी को, है ना, क्योंकि ये लकवा रोगी क्या माइंड क्या सुन्न हो जाता है, लेकिन अगर चिप लगता है तो वो क्या कर सकते हैं? उनकी सोचने की जो क्षमता है ना, वो कंप्यूटर भी चला सकेंगे, मोबाइल भी चला सकेंगे, यानी उनकी सोचने की क्षमता इस चिप के द्वारा कार्य करने लगती है ना। नाउ लकवा रोगी के लिए है, अगर कोई नेत्रहीन है तो इन फ्यूचर वो देख भी सकता है, नेत्रहीन भी देख सकेगा, और अगर कोई बधिर व्यक्ति है तो वो क्या करेगा? सुन भी सकता है। ये जो मिर्गी के रोगी होते हैं, मिर्गी के, ठीक है, उनके लिए भी, उनके इलाज में भी ये कारगर जो है ये हो सकता है। तो कुछ इसके एक हम कह सकते हैं कि ये तो उसके फायदे हो गए। नाउ अब हाँ, जहाँ से सवाल बन सकते हैं कि न्यूरोलिंक क्या है, तो एक स्टार्टअप है, किसकी है? न्यूरो टेक्नोलॉजी की है, एलन मस्क की न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी की कौन सी है? या न्यूरोलिंक, जिसमें करीब करीब अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल इसमें अगर बात की जाए तो तकरीबन इसमें 1000 इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जो चिप आप यहाँ देख रहे हैं, इस चिप में, यहाँ पर ये चिप दिखाई दे रहा है, इसमें भूमिका होती है इलेक्ट्रोड्स की, ठीक है। आखिर इलेक्ट्रोड है क्या? न्यूरोलिंक में जो ट्रांसप्लांट किया जाता है तो इसमें होता क्या है? इस ब्रेन में, यहाँ पर इस ब्रेन में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोड ट्रांसप्लांट, इसको आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड, ओके, इसको जरूर लिखें, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड को क्या किया जाता है? ट्रांसप्लांट किया जाता है, ट्रांसप्लांट, ओके, ये हो गया, प्रत्यारोपित किया गया। अब यह इलेक्ट्रोड कितनी होती है? मोर देन 1000, यानी 1000 से भी अधिक इलेक्ट्रोड्स जो है यहाँ पर फिट किए जाते हैं या लगाए जाते हैं। और अभी एलन मस्क इसकी तैयारी में भी है, तैयारी इसकी भी चल रही है, प्लानिंग चल रही है, योजना चल रही है कि इन फ्यूचर इसमें एआई का भी इस्तेमाल किया जाए, इन फ्यूचर इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी इस्तेमाल जो है किया जाए। इसके लिए ये अभी अब देखेंगे कि वर्तमान में इसे कारगर, क्योंकि कारगर हुआ है, इसके और परीक्षण के लिए, टेस्टिंग के लिए अभी 11 लोगों के साल जो है सर्जरी की भी जाएगी। तो देखते हैं कितना सक्सेस होता है वर्तमान में, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किया गया। नाउ देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। THDC इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, इसका उद्घाटन किया गया। आखिर ये THDC है क्या? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है THDC। THDC इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले क्या बोला जाता था, यानी फॉर्मरली, पूर्व में, पहले इसे क्या बोला जाता था? टेहरी, या इसे इंग्लिश में लिख ले, ज्यादा बेहतर रहेगा, टेहरी जो आपकी उत्तराखंड वाली, ठीक है, टेहरी हाइड्रो, H फॉर हाइड्रो, टेहरी हाइड्रो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट C फॉर कॉर्पोरेशन, ओके, कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, या लिमिटेड, यहाँ कॉर्पोरेशन लिमिटेड जस्ट, ठीक है, इसे ये बोला जाता था पहले। नाउ अब क्या बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी क्या है? हरित हाइड्रोजन, ये पायलट प्रोजेक्ट है,
ओके, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है, अगर 1 मेगावाट, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के द्वारा 1 मेगावाट अगर रूफ टॉप सोलर, ठीक है, प्लांट से, क्योंकि बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है हरित हाइड्रोजन की। तो हरित हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, हरित हाइड्रोजन, सबसे पहले इसके लिए एक वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, 0% हरित हाइड्रोजन, दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक वर्ड में अगर किसी ने कहा कि हरित हाइड्रोजन को डिस्क्राइब करने के लिए, हरित हाइड्रोजन मीन्स 0% कार्बन एमिशन, 0% कार्बन एमिशन। और अगर 0% कार्बन एमिशन है, दैट मीन्स डेफिनेटली वहां पर किसका इस्तेमाल हो रहा है, सोलर का इस्तेमाल हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल हो रही है ना, सोलर की इस्तेमाल हो रही है। तो इस पॉइंट को यहाँ ध्यान रखना है। नाउ तो 1 मेगावाट के प्रोडक्शन के लिए रूफ टॉप सोलर प्लांट से आप कितना क्या करेंगे, इससे इनपुट एनर्जी का उपयोग करके पर डे, ठीक है, आप 1 मेगावाट के लिए इतना यूज अगर आप कर रहे हैं इनपुट एनर्जी के माध्यम से, तो क्या होगा, पर डे आप, यानी पर डे कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, 50 केजी आप ग्रीन एनर्जी या ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि हरित हाइड्रोजन बोला गया है, कितना क्या है आप यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, इतना प्रोड्यूस आप कर सकते हैं पर डे। ग्रीन हाइड्रोजन कितना है, तो इतना प्रोड्यूस आप यहाँ उत्पादन कर सकते हैं, कितना के लिए, 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट के माध्यम से। ओके, इस इनपुट एनर्जी का यूज करते हुए। क्लियर? नाउ अब बात की जा रही है, और ये भारत की सबसे बड़ी, अगर बोला जाए तो किस प्रकार की प्रोजेक्ट हो गई, तो यह प्रोजेक्ट भारत की सबसे बड़ी, कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी किस प्रकार की प्रोजेक्ट हो जाएगी, सबसे बड़ी, यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल बेस्ड लिख ले, फ्यूल सेल बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, क्यूज टाइम। देख लेते हैं क्या क्या है, कौन सा कथन सही है ये बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए यूनेस्को टैग के लिए भारत का नामांकन मराठा सैन्य परिदृश्य होगा। सेकंड है, मराठा सैन्य परिदृश्य का नामांकन प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है, कौन सा कथन सही है। 24-25 के लिए यूनेस्को टैग के लिए भारत का नामांकन मराठा सैन्य परिदृश्य होगा, बिल्कुल सही है। सेकंड बोला है मराठा सैन्य परिदृश्य का नामांकन प्राकृतिक स्थलों के रूप में, ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यह क्या बोला गया है, सांस्कृतिक संपत्ति के रूप में, है ना, सांस्कृतिक संपत्ति, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड ने डैश को हराकर FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का उद्घाटन संस्करण जीता है। ए पोलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको थोड़ा सही कर लेंगे। नाउ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदरलैंड ने किसे हराया है, इसने भारत को कितने 7-2 से हराकर इसने क्या किया है, यह FIH की 5S महिला विश्व कप का जो संस्करण जीता। कहाँ किया गया था इसका आयोजन, ओमान मस्कट में किया गया था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पहली ब्रेन चिप किस कंपनी के द्वारा प्रत्यारोपित की गई है। ए हॉप्टिक, बी कैल्टन टेक, सी अविशो एंड डी न्यूरोलिंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूरोलिंक। नाउ भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन डैश के द्वारा किया गया। ए KP एनर्जी लिमिटेड, बी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, सी JCW एनर्जी लिमिटेड एंड डी THDC इंडिया लिमिटेड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, THDC इंडिया लिमिटेड। नाउ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद के विकास पूर्णानुमान को 6.3% के पिछले पूर्वानुमान की तुलना में बढ़ाकर कर दिया है। कितना कर दिया है, ए 6.7%, बी 6.9%, सी 7.1% एंड डी 7.4%। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
30 जनवरी को नई दिल्ली में राज्यों के सहकारी समितियों और कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के रजिस्ट्रार के कार्यालयों के लिए डैश के द्वारा कंप्यूटरीकरण योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए पीएम नरेंद्र मोदी, बी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एंड डी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राइट आंसर बी हो जाएगा। Now, come to the next question. भारत ने वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन सा स्थान हासिल किया है? ए 98, बी 93, सी 67 एंड डी 103। तो इसका राइट आंसर बी 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कितने शहरों की भिखारी मुक्त बनाने की पहचान की है? ए 23, बी 21, सी 43 एंड डी 30। तो राइट आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है भारत में 1718 हिम तेंदुए मौजूद हैं। सेकंड है लद्दाख में 477 हिम तेंदुए पाए गए हैं, जबकि उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए पाए गए हैं। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जहाज को 29 जनवरी को विशाखापट्टनम में से मुक्त कर दिया गया? ए आईएनएस कुंभीर, बी आईएनएस कलवरी, सी आईएनएस ताबर एंड डी आईएनएस निरूपक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर क्या होगा? आईएनएस निरूपक। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देख लेते हैं क्या क्या है। ऑरेंज फेस्टिवल के 4th एडिशन का उद्घाटन नागालैंड के कोहिमा जिले में किया गया है। अनिल कुमार लोहाटी को ट्राई का चेयरमैन बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोली सहेली के निर्माता डॉक्टर नित्या आनंद की डेथ हो गई है। नेक्स्ट है शहीद दिवस 30 जनवरी। बैलिस्टिक मिसाइल चिंताओं के बीच ईरान ने 3 सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं। नाम ध्यान रखिएगा इनके। केजरीवाल ने एक नई सौर नीति का अनावरण किया जो बिजली बिल को शून्य करने में मदद करेगी। संस्कृति मंत्रालय की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार जीती। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कृषि क्षेत्र में कार्बन बाजार के लिए रूपरेखा कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च की गई। उड़ीसा सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य क्रय योजना की शुरुआत की है। राजस्थान और एमपी में संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना को लागू करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ एक समझौता। प्रीति रजक भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन 28 जनवरी को दिल्ली में पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था के 7% से बढ़ने का अनुमान रिपोर्ट किसकी है? आर्थिक समीक्षा की। एंड उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संबलपुर में समलई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया। 1 लाइन क्वेश्चंस देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस के समापन समारोह का प्रतीक बीटिंग रिट्रीट का समापन समारोह कहां संपन्न हुआ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी राज्य में किस तिथि को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा? 31 जनवरी। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना पर कहां त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं? नई दिल्ली। 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का आयोजन कहां किया जाएगा? इंग्लैंड के एजबेस्टन स्टेडियम में। पश्चिम बंगाल राज्य के किसको GI टैग का दर्जा मिला है? कालो नुनिया चावल। असम की डिब्रूगढ़ के दिहिंग खामटी घाट में किसकी नींव रखी गई है? प्रथम प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने कितने वर्ष का प्रतिबंध बढ़ाया है? 5 साल का। किस राज्य में 4थे रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया? नागालैंड। 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? 12th फेल। एक्सक्यूज मी। ओके, कंटिन्यू करते हैं। किस तिथि को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया? 30 जनवरी। तो ये हो गई आज की क्लास की हम लोग के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।